आज आप लोगों को करना है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार का जो संगठन नाम से पता चल रहा है कि विश्व स्तर पर होने वाले जो व्यापार है उनको ये क्या करता है, गवर्न करता है, कंट्रोल करता है कि किसी देश को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा किसी देश के साथ व्यापार चल रहा है और उस देश में हमें व्यापारिक रूप से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, चाइना, मान लीजिए हमारा चाइना से व्यापार है और चाइना हमारे सामानों को वहाँ पे मतलब जो है आयात नहीं करता या वहाँ पे हमारे सामानों पे ज़्यादा टैक्स लगाता है, जैसे सामान महंगा हो जाता है, तो इस तरह का अगर कोई अवरोध उत्पन्न होता है व्यापार में, किसी तरह की समस्या होती है, तो वो देश जो WTO के सदस्य हैं, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करता है WTO। इस तरह के विवादों को सुलझाता है, इस तरह के विवादों का समाधान करता है WTO। तो ये जो WTO है ये विश्व स्तर पे जो भी मतलब कृषि में उत्पादन होता है, जो भी चीजें बनती हैं उन सब पर भी निगरानी रखता है। जैसे मान लीजिए कोई देश है, अगर वो वहाँ अपने यहाँ किसानों को किसी तरह की सब्सिडी दे रहा है, सहायता दे रहा है, तो इन सब चीजों को भी WTO निगरानी में रखता है। वो कहता है कि आप अपने यहाँ हद से ज़्यादा किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकते, हद से ज़्यादा आप अपने यहाँ किसानों को मदद नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जब आपके यहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो आप क्या करेंगे, निर्यात करेंगे और वो सस्ता हो जाएगा। सस्ता होने से आप उसको सस्ते में निर्यात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो देश है वो आपके यहाँ सामान को लेंगे, आपके यहाँ के सामान को खरीदेंगे, जिससे बाकी देशों को व्यापार में नुकसान हो जाएगा। इसीलिए WTO ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने यहाँ किसानों को छूट नहीं दे सकते, आप बहुत ज़्यादा अपने किसानों को मदद नहीं कर सकते, एक सीमा में रह के कीजिए। और वो कहता है कि आप अपने यहाँ जैसे मान लीजिए कोई विकासशील कंट्री है और विकसित कंट्री है, तो ये दोनों लोगों के लिए नियम बनाता है, क्योंकि जो अविकसित है वो वैसे भी बहुत पीछे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो विकसित कंट्रीज को जो WTO है ये 5% का जो है छूट देता है कि आप अपने यहाँ किसानों को 5% तक का मदद कर सकते हैं, और जो विकासशील हैं इनको 10% की मदद करने की छूट देता है कि आप अपने यहाँ किसानों को 10% का मदद दे सकते हैं। तो इस तरह से WTO ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है कि WTO विकसित कंट्रीज को कितने % अपने यहाँ किसानों को मदद देने का परमिशन देता है, तो 5%, और WTO अपने यहाँ मतलब जो है विकासशील जो देश हैं वो अपने यहाँ किसानों को कितना मदद दे सकते हैं, तो 10% दे सकते हैं। WTO 3 तरह के सब्सिडी की बात करता है, 3 तरह की सब्सिडी देता है, जिसमें आपका है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में क्या आता है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में ऐसी चीज आती है, इसको याद रखिएगा WTO प्रतिबंधित नहीं करता है। पहली बात कि WTO इसको प्रतिबंधित नहीं करता है, आप अपने यहाँ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किसानों को दे सकते हैं। अब बात यह है कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में हम शामिल चीजें करते हैं, कौन सी चीजें हैं जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में शामिल होती हैं जिस पर WTO प्रतिबंध नहीं लगाता। जैसे आप अपने यहाँ कृषि के क्षेत्र में शोध कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, इसके अलावा आप कीटनाशक जो है उपलब्ध करा सकते हैं किसानों को, कीटनाशक उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो संरक्षण से लेकर के चीजें हैं, वो सारे आप काम कर सकते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो और जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो। तो इस तरह की अगर आप कोई सब्सिडी देते हैं कि नया रिसर्च हो, नया अनुसंधान हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो और कीटनाशकों और ऐसी चीज़ों से, कीटों से खेतों की सुरक्षा के लिए अगर आप इस तरह की मदद दे रहे हैं तो ये आपकी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आएगा। इससे विश्व व्यापार संगठन कोई प्रतिबंध नहीं लगाता और ना ही विश्व व्यापार में इससे कोई विसंगति या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये आपका है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। दूसरा जो है वो है अम्बर बॉक्स सब्सिडी। अम्बर बॉक्स सब्सिडी ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा मतलब है एग्जाम में यहाँ से भी आते हैं कि अम्बर बॉक्स सब्सिडी में कौन से सब्सिडी आते हैं। इसको WTO इसे प्रतिबंधित करता
उत्पादन आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इस स्तर में आप जो है खाद्यान्न का सस्ते में निर्यात करेंगे। तो कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते किसानों को, आप उनको डायरेक्ट बिजली, पानी, खाद, बीज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। सिर्फ 10% तक ही आप मदद कर सकते हैं किसानों का। इससे ज़्यादा अगर आप मदद करते हैं तो WTO आपके ऊपर प्रतिबंध लगाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो आपका अंतर्वाद सब्सिडी है इसको प्रतिबंधित करता है WTO। क्यों करता है? क्योंकि ये किसानों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने का काम करता है, डायरेक्ट उनको हेल्प करता है, उनके उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए WTO कहता है कि 10% से ज़्यादा आप उनको मदद नहीं करेंगे, 10% के अंदर करेंगे ताकि ये चीज़ें हमेशा चलती रहें और इससे दूसरे देशों को नुकसान ना हो। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तीसरा जो है ये है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी ये तीसरा है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है? ये जो अंबर बॉक्स सब्सिडी है इसी के को प्रतिबंधित रूप में ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पे आप दे रहे हैं सुविधाएं, ये सुविधाएं जो WTO है उसके नियम के तहत, उसके कानून के तहत, उसके मतलब इजाजत के तहत अगर आप दे रहे हैं, एक सीमा में रख के दे रहे हैं, यानी कि 10% से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, तो आपका ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है। ब्लू जो आपका ब्लू बॉक्स सब्सिडी है, यानी कि अंबर बॉक्स सब्सिडी को ही अगर आप नियम कानून या जो है प्रतिबंधों के अंदर उसको लिमिटेड तरीके से दे रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? ब्लू बॉक्स सब्सिडी हो जाएगा। ये भी इस पर भी WTO बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाता है क्योंकि आप यहाँ पे उसके मानक के अंदर रहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि ये कौन इस पर प्रतिबंध लगाता है, इन सब के ऊपर कौन निगरानी रखता है? WTO। या ये भी बात आता है कि कौन से जो है सब्सिडी WTO देता है या जिसको कंट्रोल करता है। तो 3 तरह के हैं, ग्रीन, ब्लू और आपका अंबर बॉक्स सब्सिडी। इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे के नेक्स्ट हेडिंग आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 13 जनवरी 2016 को भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नामक एक फसल बीमा नीति की शुरुआत की गई है। डेट याद रखेंगे 13 जुलाई 2016। 13 जुलाई 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया गया है, जिसके तहत फसलों की बीमा की जाती है। और ये जो फसल है ये आप देखेंगे बुआई से लेकर के फसल काटने के 14 दिन बाद तक अगर आपके फसल को किसी भी तरह का नुकसान होता है, अगर आपके फसल को किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो किसमें आएगा? वो सरकार के जो फसल बीमा योजना है उसके तहत आएगा और उसके तहत सरकार आपको मुआवजा देगी आपकी फसल के नुकसान से भरपाई। किसी भी तरह का नुकसान, जैसे आपने लगाया, बारिश हो गया या बारिश नहीं हुआ या फसल जानवर चल गए, आग लग गई, चक्रवात आ गया, किसी भी कारण से आप काट के ले गए, खलिहान में रखा और 15 दिनों के मतलब 14 दिनों के अंदर की बात है, खलिहान में अगर नुकसान हो जाता है तब भी आपको सरकार क्या करेगी? उसमें नुकसान का जो है भरपाई करेगी। कितना परसेंट? खरीफ की फसल पर 2% का जो है सरकार भरपाई करेगी, रबी की फसल पर 1.5% का करेगी और आपका जो खरीफ की फसल 2%, रबी पे 1.5%, खरीफ पे 2% और जो आपकी बागवानी फसलें हैं इन पे 5% का मदद सरकार देगी। यानी कि जो भी नुकसान होगा आपका उसमें जो रबी का फसल होगा 2%।
नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न जल संरक्षण, संचयन एवं भूमिजल संवर्धन, भूमिजल संरक्षण तथा जल वितरण संबंधी कार्यक्रमों को समेकित किया गया है। जल वितरण संबंधी कार्यों को समेकित किया गया है। इसका जो टैगलाइन है, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उत्पादन। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उत्पादन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक उत्पादन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के डेट ईयर याद रखिएगा 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान के किस जिले से शुरू किया गया? एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नहीं बेटी, राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई। राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की गई। यह कृषि एवं सहकारिता विभाग, यह कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। बहुत ही बढ़िया कदम है आपका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जा रहा है। पहली बात याद रखिए किस ईयर में आया है। दूसरा, किस जगह से इसका जो है शुरुआत किया गया है। तीसरा, कौन सा मंत्रालय इसको लीड कर रहा है। और चौथा, किस लिए ये लाया गया है। तो चौथा इसलिए लाया गया है कि हमारे यहाँ जो किसान है वो उतने जागरूक नहीं है, उनको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। जैसे हमारी मिट्टी में कौन सी चीज़ की अधिकता है, कौन सी चीज़ की कमी है। जब तक आपको इसका सही जानकारी नहीं रहेगा तब तक आप अपनी मर्जी से जो भी समझ में आएगा खेत में मिलाते रहेंगे। और ये अपनी मर्जी से कुछ भी खेत में जो डालते रहना है ये बहुत नुकसान है। जैसे हमारा शरीर है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो एक सीमा, आपको पता है प्रोटीन की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पाँव से लेकर नाखून तक सब प्रोटीन से बने। ये हमारे शरीर के ग्रोथ और हर चीज़ में मदद करता है और साथ ही थोड़ा बहुत ऊर्जा भी देता है। तो जो प्रोटीन है, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा आप डेली ले रहे हैं और वो एक सीमा से ज़्यादा हो गया, आपको लग रहा है ज़्यादा खाएंगे तो ग्रोथ ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वो सीमा से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, फिर गठिया रोग और ऐसी समस्याएं हो जाएंगी। ऐसे ही अगर कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो फिर फैट बढ़ जाएगा। तो ये क्या आपके शरीर के साथ जैसे प्रॉब्लम होती है ऐसे खेत के साथ भी, अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा यूरिया का उपयोग कर रहे हैं तो ये फसल हमारा ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगा, तो एक सीमा के बाद जो आपका खेत है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी, मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी। जैसे मनुष्य बीमार हो जाता है वैसे समझ लीजिए कि मृदा भी स्वस्थ नहीं रहता। तो इसीलिए ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड लाया गया है।
इसके तहत किसान अपने खेत की मिट्टी को ले जाकर के जांच करवाएंगे और वहाँ जांच करने से पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, कि फास्फोरस की कमी है, कि पोटास की कमी है या अन्य किसी पदार्थ की कमी है। और जिसकी कमी रहेगी वो आप मिलाएंगे, जिसकी अधिकता रहेगी उसको आप ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। और अभी हमारे ये सब चीज़ें बहुत नाम मात्र के उपयोग में लाई जा रही हैं। सारे लोग अपनी मर्जी से यूरिया, पोटाश, डाई जो भी समझ में आता है खेत में डाल के उत्पादन करते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे रोग लग जाता है खेत में। फसलों में रोग क्यों लगता है? फसलों में रोग मिट्टी में उस चीज़ की कमी की वजह से होता है। यानी कि मिट्टी जैसे आपको बीमारी करवाती है जब आपके पास प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहता, यानी कि उन सारी चीज़ों की आपके शरीर में कमी है जो बाहरी चीज़ों को आपकी सुरक्षा करे बाहरी चीज़ों से। ऐसी मिट्टी है, अगर मिट्टी में ऐसे पोषक तत्वों की कमी है और आप उसमें फसल उत्पादन करेंगे तो जाहिर सी बात है उस फसल को क्या हो जाएगा, रोग पकड़ लेगा। तो इंसान उसको अगर मिट्टी को चेक कराए किसान और समझ जाए कि इसमें कौन सी चीज़ की कमी है उसको डाले, जो अधिक हो उसको ना डाले, तो मृदा ज़्यादा उत्पादन दे सकता है और उसकी गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है। लेकिन विभाग से अभी हमारे यहाँ ऐसी जागरूकता की बहुत कमी है या ऐसी सुविधाएं बहुत कम है। ऐसे लैब, ऐसे संस्थान अभी बहुत कम है जहाँ ले जाकर के आप मिट्टी को अपनी जांच करा लें और इन सारी चीज़ों को समझ लें। ऐसी चीज़ें बहुत दूर दूर है या बहुत लिमिटेड है, लोग जागरूक भी नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए, जबकि इसके लिए जागरूकता और संसाधन दोनों की जरूरत होती है। तो इसीलिए लाएंगे हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके तहत एक कार्ड बनवाएंगे और जो भी किसान कार्ड बनवाएंगे वो अपनी मिट्टी को ले जाकर के जाँच करा सकते हैं और जिन चीज़ों की कमी हो उसे अपने खेत में मिला सकते हैं और जो अधिकता हो उसको वो उसमें उपयोग ना करें। तो इसीलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड लाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और है, हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, भारत की जो मिट्टी है, इसमें जो खाद का अनुपात है ये मेनली 4:2:1 अनुपात बताया गया है। जो 4 अनुपात बताया गया है ये बताया गया है नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का बताया गया है। और जो आपका फास्फोरस है इसको 2 का अनुपात बताया गया है और पोटास को 1 का, यानी कि 4:2:1 अनुपात में नाइट्रोजन 4, फास्फोरस 2 और पोटास 1, ये अनुपात बताया गया है। मेनली हमारे यहाँ ज़्यादातर जगहों पे जो मिट्टियाँ हैं उनमें खाद का यही मानक होना चाहिए। सामने आ चुका है ये मानक 4:2:1 अनुपात का। अगर ये मानक का उपयोग कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि मिट्टी जो है आपकी ठीक ठाक रहेगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर आप जैसे कहीं की मिट्टी बहुत क्षारीय हो सकती है, स्थानीय स्तर पर लोकल स्तर पर कहीं की मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो सकती है या और कुछ समस्या हो सकती है तो उसमें ये मानक काम नहीं करेगा। फिर वहाँ पे ये मानक बदले जा सकते हैं, जिसकी कमी ज़्यादा होगी उसकी मात्रा बढ़ा देंगे और जिसकी वहाँ पे कम मात्रा ज़्यादा होगा उसको घटा देंगे। तो ये मानक मैक्सिमम लैंड में भारत में काम करता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर मिट्टी में कुछ अन्य चीज़ों की समस्या है, कमी है या अधिकता है तो फिर वहाँ पे ये मानक बदला भी जा सकता है। मेनली यही आपका मानक है कि ज़्यादातर भारत के लैंड में यही अनुपात का खाद डाला जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नीम लेपित यूरिया। ये अभी शुरू किया गया सरकार के द्वारा, बहुत ही बढ़िया योजना है। 2015 से 100% किसानों को नीम लेपित यूरिया मिलने लगा है। अब जितने भी यूरिया मार्केट में आते हैं वो सारे नीम लेपित होते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे तो कि नीम लेपित यूरिया से क्या फायदा है या सरकार क्यों नीम लेपित यूरिया बना रही है? इससे मैम कीटाणु मर जाएंगे, कीटाणु मरने के लिए और ये हानिकारक नहीं होता। जैसे रासायनिक केमिकल जो होते हैं, रासायनिक वो कीटनाशक वगैरह वो बहुत ज़्यादा खेतों के वो मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। आपके हिसाब से नीम वहाँ पे जाकर के कीटनाशकों का काम करेगा? नहीं, यहाँ पे जो नीम लेपित यूरिया लाने का मतलब है क्योंकि यूरिया के ऊपर एक बस लेयर है, तो उड़ता है, मतलब मिट्टी में काम, मिट्टी में ये ज़्यादा समय तक बना रहता है। जैसे अगर आप यूरिया कहीं डाल दें तो जैसे वो हवा पानी के संपर्क में आएगा वो कुछ ही मिनट में गल जाता है, गायब हो जाता है। वो जो है उसका धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो या तो मिट्टी में तेजी से घुल के जल में नीचे चला जाएगा या वायु में कुछ हद तक चला जाता है। यानी कि कुछ वायु में वाष्पीकृत हो जाएगा और कुछ आपके जल में घुलते ही छन के नीचे चला जाता है, पौधे की जड़ों को नहीं मिलता है। जैसे अगर आप बूंद बूंद पानी टपका रहे हैं तो जड़ जितना जरूरत है उतना लेता रहेगा, लेकिन आपने एक ही बार बाल्टी भर पानी डाल दिया तो जड़ को थोड़ा मिला, बाकी पानी तो छन के नीचे चला गया ना। जड़ को उतना ही यूज कर पाया जितना उस समय वो अब्जॉर्ब कर पाया, बाकी तो चला गया नीचे। अब उसको तो वो प्लांट नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे ही यूरिया, अगर आप यूरिया बिना लिपिड यूरिया को ले जाके जड़ में डालेंगे तो कुछ तो वायु में चला जाएगा वाष्पीकृत होके और कुछ जड़ को मिलेगा और बाकी जो है वो नमी के साथ नीचे चला जाएगा। तो पौधों को सारा यूरिया नहीं मिला, यानी कि कुछ यूरिया वायुमंडल में गया वो भी वेस्ट गया और कुछ पानी में छन के गया वो भी वेस्ट गया और वो हानिकारक भी हुआ। तो इसीलिए नीम का उसमें जब लेप लगा दिया जाता है
नाइट्रोजन दौरान 8 से 10% नाइट्रोजन की हानि होती है। 8 से 10% नाइट्रोजन की हानि होती है। 2015 से आपका 100% निकले बिक्रिया बनने लगा है या आने लगा है। नेक्स्ट है आपका खाद्य प्रसंस्करण के प्रकार। खाद्य प्रसंस्करण किसे कहते हैं बच्चों? खाद्य प्रसंस्करण क्या है? खाद्य प्रसंस्करण मतलब खाद्य का संरक्षण, खाने वाली चीजों का संरक्षण, उनकी सुरक्षा। जो खाद्य प्रसंस्करण है ये 3 तरह का होता है। एक प्राथमिक या शुरुआती स्तर पे जो पहला या प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण होता है ये बहुत नॉर्मल सा होता है, मामूली सा होता है। किसी भी चीज को खाने योग्य बनाना ही प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी फल उत्पादन किया और वो जैसे कि आम है या सेब है, तो पेड़ से तोड़ने के बाद आप क्या करेंगे? उस फल में अगर टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, थोड़ी बहुत जो गंदगी लगी है उसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद उसको आप पैक करेंगे और पैक करने के बाद उसे मार्केट में लेकर के आएंगे ताकि वो टूटे फूटे ना और साफ सुथरा दिखे और मार्केट में उसकी अच्छी कीमत मिले। ये बहुत सिंपल सा काम है, पेड़ से तोड़ना और थोड़ा सा साफ सफाई करके चाहे पैक करके भेज दीजिए या उसको साफ सुथरा करके किसी को खाने के लिए दे दीजिए। तो ये पहला प्रसंस्करण है जो कि बहुत नाम मात्र का होता है, जिसमें मूल्य का कोई बढ़ावा नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं मूल्य पड़ता है। यानी कि मूल्य में बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए आपने फल जो है पेड़ों से तोड़ा बागान में, तोड़ने के बाद उसकी टहनियाँ पत्तियाँ साफ किया और उसको डिब्बे में पैक किया और फिर बेच दिया, तो वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मूल्य की बढ़ोतरी नहीं होगा। वहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे किसान है, मान लीजिए प्याज को उन्होंने खेत से निकाला, खेत से निकालने के बाद वो क्या करेंगे? उसके जड़ को साफ करेंगे, ऊपर के जो खराब लेयर्स है उसको साफ करेंगे, उसके ऊपर की पत्ती को काट देंगे और फिर वहाँ से छोटे व्यापारियों को बेच देंगे। तो उनको बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होता है, जितना लागत लगा है उससे थोड़ा मुनाफा होता है। वो व्यापारी क्या करेंगे? उसको लेकर के जाएंगे और उसमें जो है पॉलिश कर देंगे या फिर उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देंगे और भी ज्यादा, तो ये द्वितीय प्रसंस्करण में आ जाएगा। द्वितीय प्रसंस्करण क्या होता है और अच्छा हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसान का काम है, उसने फसल को काटा, काटने के बाद गेहूँ निकाला, गेहूँ में जो सारे गंदगी रहती है उसको साफ किया, अलग किया और बेच दिया। दूसरा जो व्यक्ति है वो गेहूँ को लेकर के जाएगा, उसको आटे में तब्दील कर देगा। अब उसका क्या हो गया? कीमत बढ़ गया, थोड़ा ज्यादा कीमत बढ़ गया। जहाँ किसान से व्यक्ति ने खरीदा था तो बहुत ज्यादा किसान को फायदा नहीं हुआ पहले प्रसंस्करण में, जब वो साफ सुथरा करके अलग करके पौधे से दिया। वहीं दूसरे ने उसको गेहूँ से आटे में परिवर्तित कर दिया तो दूसरे नंबर पे उसको ज्यादा फायदा हो गया। जैसे जो कोई बकरा मान लीजिए पाल के रखा है, उसने बेचा तो उसको जितना उसने खिलाया पिलाया होगा उससे बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं मिला, लेकिन वही लेकर के जाकर के जब उसको मीट के रूप में लोग बेचते हैं तो वही देखिए 200, 300, 400 रुपये, 500 जो भी मतलब होता होगा कीमत, तो क्या होता है? उसकी कीमत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, उसको ज्यादा मुनाफा होता है। आप तीसरा जो प्रसंस्करण आता है, इसमें कोई भी चीज को तत्काल खाने योग्य बना देना, ये और भी ज्यादा एक तरीके से मूल्यवर्धन करता है। जैसे आप ऐसे फल खरीदेंगे तो आम आपको जो है सीजन में 20 रुपये 25 रुपये केजी मिलेगा, लेकिन आप मैंगो शेक पीने जाइए तो आप देखेंगे वहाँ पे जैसा भी होगा, छोटा ग्लास बड़ा ग्लास 40, 50, 60 का आपका मैंगो शेक मिलेगा। यानी कि 1 केजी आम में आप कई ग्लास मैंगो शेक बना सकते हैं और उससे कहीं ज़्यादा दुगना फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसा प्रसंस्करण जहाँ पे खाद्य मतलब किसी भी पदार्थ को तुरंत खाने योग्य बना दीजिए और उससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाए। जैसे आम का अचार बना के पैक करके बेचिए, बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। मुरब्बा बना के बेचिए, बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। जूस बना दीजिए, बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। यानी कि किसी भी चीज़ को तुरंत खाने योग्य बना दीजिए तो क्या हो जाता है? जैसे घर पे दूध है तो दूध उतना महंगा नहीं है, लेकिन आपने इसको पनीर बना दिया, पनीर देखिए 100 रुपया पाउंड हो जाएगा तुरंत। या उसका खोया यानी कि मिठाई बना दिया, तुरंत खाने योग्य दूध हो गया, यानी कि उसका एक दूसरा रूप खाने योग्य तुरंत हो गया। आटा भी खाने योग्य है, लेकिन ये तुरंत खाएंगे और लेकिन इसका कीमत क्या है? कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत महंगा हो गया ये। तो जैसे दूध एक प्राथमिक उत्पाद है, जो किसान है वो दूध को बेचेगा भैंस से निकाल करके, उसको उतना मुनाफा नहीं है, लेकिन वही दूध ले जा करके जो दुकान वाले हैं वो क्या करेंगे? दही बना देंगे, खोआ बना देंगे, ऐसी चीजें बना देंगे तो उनको ज्यादा मुनाफा हो जाता है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें भी देखिए देख सकते हैं जो भैंस से हम गाय से मतलब जो दूध या भैंस से दूध प्राप्त करते हैं वो किसान किसी डेयरी वाले को देगा। डेयरी वाले को क्या किसान को ज्यादा फायदा नहीं हो, लेकिन जैसे उसने पैकेट में
किया तो वही दूध क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, वही सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। और उन्हीं दूध को अगर किसी ने तुरंत खाने योग्य बना दिया, खोआ बना दिया या कहिए कि खीर बना दिया या कुछ भी उत्पाद बना दिया, तो तुरंत आइसक्रीम बना दिया, तो क्या हो गया, उसकी कीमत 3 गुना बढ़ गई। पता चल रहा है ना, एक दूध किसान ने उत्पादन किया, उसने डेयरी वाले को बेचा, उतना मुनाफा उसको नहीं, डेयरी वाले ने उसको पैक करके थोड़ा सा पॉस्चराइजेशन करके बेचा तो उसको उससे दुगना फायदा हुआ। लेकिन उसी का पनीर बना दिया तो उसका 3 गुना ज्यादा फायदा हो जाएगा। मिठाई बना दिया तो जितनी अच्छी क्वालिटी की मिठाई होगी उतनी ही ज्यादा महंगा केजी में बिकेगा, यानी कि उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक मुनाफा हो सकता है। हो सकता है उसमें मेवा वगैरह डाल दे तो उसको 5 गुना मुनाफा हो जाए। तो ये क्या है, जो ये 3 तरह के प्रसंस्करण है खाद्य, एक नॉर्मल सा और एक दूसरा और एक तीसरा। तो खाद्य प्रसंस्करण 3 स्तर के होते हैं। पहला नॉर्मल सा होता है, दूसरे में मुनाफा 2 गुना लगभग हो जाता है, तीसरे में दुगना से प्लस हो जाता है और तुरंत वो खाने योग्य भी बनेगा और वो ज्यादा महंगा बिकता है। ये 3 तरह के प्रसंस्करण है। इसके बाद आपका है भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व और लाभ। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व और लाभ क्या है, दोनों है, महत्व भी है लाभ भी है। क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के बीच की कड़ी है। द्वितीयक क्षेत्र को कच्चा माल चाहिए जो प्राकृतिक रूप से उत्पादित होता है, उसका रूप बदलेगा, और प्राथमिक क्षेत्र को नेचर से वो माल चाहिए। प्रसंस्करण बीच में जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी चीजों को ही सुरक्षित रखते हैं ताकि उद्योग वालों को समय आने पे उपलब्ध करा सके। जैसे हर मौसम में तो आप देखेंगे आलू नहीं होता, हर मौसम में मटर नहीं होता,